अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, लास्ट क्लास में असाइनमेंट दी थी, वो ट्राई की है? ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने ट्राई की है? बाकी लोग? यस। आपने क्यों नहीं ट्राई की? अरे आपके साथ वाले ट्राई हो गई भाई? कब बनेगी? तो वो एरर आपने व्हाट्सएप के ग्रुप पे भेजा कि भाई ये मसला है, तो भाई ने हेल्प की या नहीं की? हेल्प की तो हो गया ये काम, तो उसके बाद तो कंप्लीट हो जानी चाहिए थी ना। पीछे बनी हुई है। यस। लास्ट क्लास में नहीं थे? लास्ट क्लास में थे? हाँ थे। यस। पीछे असाइनमेंट कंप्लीट की या नहीं? हाँ। अच्छा, अभी सिस्टम में चला रहा है, तो ये एरर आप भेजते हैं ना, आप यही एरर व्हाट्सएप के ग्रुप पे भेज दो भाई। कोई मसला हो, व्हाट्सएप के ग्रुप हमने क्यों बनाया है? सिर्फ इसलिए नहीं बनाया कि ये बताना कि क्लास होगी या नहीं होगी, इसलिए भी बनाया है कि आपकी हेल्प भी हो सके ना भाई। कोई भी इशू हो आप व्हाट्सएप के ग्रुप पे लाजमी शेयर करो। यस, आपके साथ। हाँ, पहले वाले पे? क्यों भाई, क्यों इतना लेट क्यों? पीछे? यस। कभी हम तो लास्ट क्लास में थे नहीं। क्यों नहीं थे? अच्छा, सैटरडे। ओ, हमें पता नहीं था। तो फिर क्लास देखी? तो वो शेयर तो करो भाई, बना हमें पता लगे कि भाई बना हुआ। यस। पीछे हम कल की क्लास में आए थे, तो असाइनमेंट ट्राई की? कितनी ट्राई की है? रेक्ट स्टार्ट की है? स्टार्ट ही नहीं किया अभी तक? हमारी कितनी हो गई? चल रहा नहीं। तो एरर जो भी आ रहा है व्हाट्सएप के ग्रुप पे भेजो ना भाई। अगर अभी आज लाजमी सोल्व करा के जाना। सोहेल, हमारा तो कल मसला सोल्व हो गया था, अब क्या मसला आ गया है? अभी टाइम नहीं मिला? अच्छा, चार्ज नहीं था, ये भी बड़ा मसला है यार। वापडा वाले चाहते नहीं हम सीखें। स्टार्ट किया। यस। पीछे राफे पिछली क्लास नहीं आए थे? क्यों भाई? 7? हाँ, बहुत मुश्किल है इंस्टॉल करना यार। कैसे होगा? 4-5 दोस्तों को साथ लेके जाओ, वो फट ना जाए, लैपटॉप से बाहर ना आ जाए रिएक्ट यार। अच्छा यार, ये ऑन करिएगा। देखो, लाजमी कोशिश करें। अब ये जो आज हम काम करेंगे इसकी लाजमी नेक्स्ट क्लास में होस्ट करके लाओगे। आज इसलिए छोड़ो कि यार रोज़ा है, मसला नहीं है, ज़्यादा लंबी करूँगा, क्लास छोटी है मेरी, लेकिन रमज़ान के बाद इंशाल्लाह। अब वेबसाइट भी हमें दिखानी है भाई ईद के बाद। जैसे कि हमने बोला था कि हम ईद के बाद सबकी वेबसाइट कंप्लीट हो चुकी होगी, तो वेबसाइट भी आपको आकर दिखाने की कितनी कंप्लीट हो गई है। चल हो गई है ना, या उसको छोड़ दिया है? पीछे राफे वेबसाइट पे भी काम चल रहा है ना, वो भी कंप्लीट करनी है अभी, क्योंकि आपके पास टाइम है। इत्काफ कौन कौन बैठ रहा है? अच्छा, कोई भी नहीं बैठ रहा। सही। मैंने कहा क्योंकि फिर तो मतलब इस क्लास में मसला नहीं होगा, आप रमज़ान में भी लास्ट वीक में भी क्लास ले सकते हो, ठीक है। अच्छा भाई, तो यार लाइट्स ऑफ कर देना। देखिए, बहुत से लोगों के पास एक एरर आ रहा है रोमिंग वाला। उसमें पता नहीं एक फोल्डर का नाम लिखा होता है कि रोमिंग के अंदर, लोकल के अंदर उसको npm नहीं मिल रहा, कुछ इस टाइप का एरर दिखाता है। इस एरर को सॉल्व करने का आसान तरीका है, या तो नोड.js अगेन से कर लो। अगर अगेन से नहीं करते तो लंबाई होती है। भाई बैठ जाएं। अच्छा, बैठा है। अगर आपके पास यही एरर आ रहा हो तो आपने सिंपल एक कमांड चलानी है, npm install
माइनस माइनस ग्लोबल। ग्लोबल का मकसद कि पूरे के पूरे सिस्टम के अंदर इस चीज़ को इंस्टॉल कर दो। क्रिएट माइनस रेक्ट माइनस ऐप, ये कमांड आप चलाओगे तो जिनके पास ये रोमिंग का इशू आ रहा है ना, रोमिंग स्लैश लोकल स्लैश npm में उसको वो फाइल नहीं मिल रही, तो आप पहले ये कमांड चलाओगे। इसके बाद जब भी प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे तो उसके लिए कमांड चलाओगे ये वाली, और जिसके पास एरर नहीं आएगा वो कमांड कौन सी चला रहा होगा, इसको। यार ये तेजी से डोर बंद कर देना। तो आपके पास ये दो कमांड्स हैं, ये आप उस सूरत में चलाओगे जब जिनके पास npm रोमिंग का एरर आ रहा होगा, वो सबसे पहले इस कमांड को चलाएंगे। अब सवाल है कि ये कमांड क्यों चलवा रहे हो, क्योंकि इसको npm सही करके एक्सेस नहीं हो पा रहा, npx जो कि ये आपने कमांड चलाई थी। अब आपने क्या किया, आपने बोला npm में जाओ इंस्टॉल कर लो पूरे के पूरे सिस्टम के अंदर। किसको इंस्टॉल कर लो, क्रिएट रेक्ट ऐप को। उसके बाद आप ये कमांड चलाओगे क्रिएट रेक्ट ऐप और आपका प्रोजेक्ट का नाम, और जिनके पास एरर नहीं आ रहा वो तो सिंपल इसके साथ चलाएंगे। सही है भाई। फ़र्क क्या है दोनों में, इसमें ये क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि इसके अंदर आपका जो एक्सेस है ना, जो आपको एक्सेस मिला हुआ है वो एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस नहीं है npm का, तो वो उसको एक्सेस नहीं कर पा रहा उस फाइल को। तो आपने एक्सेस करवाने के लिए अपने पूरे के पूरे सिस्टम, ये माइनस माइनस ग्लोबल का मतलब कि पूरे सिस्टम में इंस्टॉल कर दो क्रिएट रेक्ट ऐप। तो इससे क्या होगा, वो जो रोमिंग का इशू है वो सॉल्व हो जाएगा। तो हमने एक नया पैकेज बना लिया जिसमें हम कोशिश करेंगे कि फंक्शन बेस के ऊपर हम सिंपल टू डू ऐप को बनाएं। मतलब टू डू ऐप में होता क्या है हमारे पास, इसके बारे में कोई बताएगा भाई, टू डू ऐप क्या होती है। हम अपडेट और डिलीट, हम इसको इसलिए बनाते हैं ताकि हमें डेटा क्रिएट करना आ जाए, डेटा एडिट करना आ जाए, डेटा अपडेट करना आ जाए इजीली। तो हमने इसलिए इसका नाम भी रख लिया टू डू ऐप। अब इसमें क्या होगा, सबसे पहले एक इनपुट फील्ड होगी, उसमें यूज़र जो भी डेटा दे वो स्टोर होता जाएगा आपके पास लिस्ट के अंदर। इनपुट डेटा स्टोर होगा आपकी लिस्ट के अंदर और वो वन बाय वन शो होगा। और हमें पता है कि हमें इस डेटा की टाइप, इस वेरिएबल की टाइप, इसकी स्टेट की टाइप अगर एरे रखेंगे तो ही यूआई पे रेंडर करवा सकते हैं, क्योंकि यूआई पर डॉट मैप के ज़रिए डेटा रेंडर होता है। डॉट मैप एरे का मेथड है, तो आप जो भी स्टेट बनाओगे उस स्टेट को लाजमी एरे की फॉर्मेट में रखोगे ताकि आपके पास हैज़ अ ग्लोबल वो चीज़ एक्सेस हो सके और मैप उस पर लग सके। तो ये प्रोजेक्ट बन जाए, फिर इसके ऊपर स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास बन गया प्रोजेक्ट टू डू ऐप कोड स्पेस डॉट, इसके साथ इसको रन भी कर लेते हैं, npm स्टार्ट। यहाँ जाके app.js का पूरा कोड रिमूव कर देते हैं। फंक्शन ऐप रिटर्न कर दो अभी के लिए h1 टू डू ऐप, और उसके बाद ये हमारे पास आ गया। एरर दे रहा है भाई क्योंकि हमने एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट नहीं लगाया। तो ये हमारे पास अब एरर भी ख़त्म हो जाएगा और टू डू ऐप लिखा हुआ आ गया। तो ये बेसिक सिंपल हमें पता है कि हमने काम स्टार्ट करना होता है app.js से, जो हमारी मेन फाइल है। इसके अंदर हमने अब सिंपल क्या करते हैं
कि एक फोल्डर बना लेते हैं जिसके अंदर हम लिखते हैं कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स के नाम से फोल्डर बनाया, उसके बाद इसके अंदर जाकर न्यू फाइल बना दी todo.js, और अभी के लिए यहाँ पर एक फंक्शन बनाया todo, रिटर्न करवा दिया। todo पेज यहाँ लिख दिया और इसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ये कर दिया, और यहाँ पे आके इसको इंपोर्ट किया। todo इंपोर्ट हो गया, और इन दोनों के ऊपर लाजमी एक क्या होगा, पेरेंट होगा, तो हमने इसके ऊपर एक पेरेंट लगा दिया और इसको उठाकर इसके बीच में डाल दिया। तो हमारे पास ये todo पेज भी लिखा हुआ आ गया, todo ऐप भी लिखा हुआ आ गया। इसमें ये आपके पास एक कंपोनेंट है जो कि todo से आ रहा है, तो मतलब ऐप इसके लिए इसका पेरेंट हो गया। ऐसे ही है ना भाई, ऐप इस todo के लिए क्या हो गया, इसका पेरेंट, और ये todo ऐप के लिए क्या हो गया, चाइल्ड। तो इसके अंदर आपके पास मल्टीपल चाइल्ड आ रहे हैं, एक हेडिंग का चाइल्ड बना हुआ है जो कि टैग है, और एक कंपोनेंट का टैग बना हुआ है। उसके बाद आपने यहां पर जाकर सबसे पहले तो हमें एक इनपुट बनाना है, ऐसे ही भाई, ताकि हम यूज़र उसमें डेटा इंसर्ट कर सके। ये हमारी हेल्प क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि फाइल का नाम क्या है, .js। इसका नाम क्या रखना चाहिए, क्यों ये रखना, ताकि एक्सटेंशन क्या हो जाए, जावास्क्रिप्ट विथ XML। तो अब जैसे हमने इनपुट लिखा, इसने हमारी हेल्प कर दी। प्लेस होल्डर लगा देते हैं, इंटर todo। हमारे पास एक फील्ड बनी होगी इंटर todo की। अब हम चाहते हैं कि इसके आगे एक बटन लगा हुआ है जो ऐड हो। इतना लेट, हाँ, कल की क्लास में आए नहीं, आज लेट आए, तो ऑफिस का काम ही करो ना अभी के लिए। बैठो भाई, सलानी आपकी अपनी है, मसला ही नहीं है। इन दोनों को हम सेंटर पे लेके जाते हैं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो ये हमारे पास सेंटर पे आ गया। अब हम चाहते हैं इसके आगे एक सिंपल बटन लगा हुआ है और उस बटन के ऊपर एक आइकन हो। तो रेक्ट के लिए आइकन यूज़ करने के लिए भाई कौन सी वेबसाइट यूज़ करनी चाहिए, जो लोग रेक्ट पढ़ चुके हैं उसमें आइकन यूज़ किए थे ना। रेक्ट पे आइकन हम कैसे लगा सकते हैं, आपके पास सबसे रेक्ट की जो बड़ी लाइब्रेरी है ना, कि जिसके अंदर बेइंतहा हर लाइब्रेरी के आइकन है, उसका नाम है रेक्ट आइकन। सिर्फ आप ये सर्च करो रेक्ट आइकन्स, तो आपके पास ये फर्स्ट पेज इन्होंने बना के रखा हुआ है। अब यहाँ पर जाओ, यहाँ पर जाते ही इसमें हर लाइब्रेरी के आपको आइकन मिलेंगे। जितनी भी लाइब्रेरीज हैं उन सब के क्या मिलेंगे, आइकन मिलेंगे। अब जैसे मुझे ऐड का बटन यूज़ करना है, सर्च किया मैंने ऐड, तो जितने भी ऐड के बटन थे, ऐड के आइकन थे, वो सब आ जाएंगे। तो रेक्ट के लिए आइकन लगाने के लिए सबसे अच्छी वेबसाइट ये है। तो आपने कोशिश करनी है कि जब भी आइकन से लगाओगे, रेक्ट आइकन से लगाओगे। क्यों रेक्ट आइकन से लगाओगे भाई, क्योंकि इसके अंदर हर लाइब्रेरी के पड़े हुए हैं, फॉन्ट ओसम के पड़े हुए हैं, आपके पास आइकन आइकन के पड़े हैं, मटेरियल के पड़े हैं, रिमिक्स आइकन्स पड़े हुए हैं, मतलब हर लाइब्रेरी के, बूटस्ट्रैप के पड़े हुए हैं, एंड डिज़ाइन के आइकन पड़े हैं। हर लाइब्रेरी के अपने अपने आइकन पड़े हुए हैं। आपने सिंपल क्या करना है,
यहाँ पर आके सर्च करना। अब जैसे मुझे सर्च का आइकन चाहिए तो आपके पास जितने भी सर्च के आइकन थे वो सब आ गए। सही है भाई। तो आपने कोशिश करनी है इसको यूज़ करना है, बहुत इजी है और कोई मुश्किल नहीं है। इसको अभी हम यूज़ करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमें कौन सा आइकन चाहिए, ऐड का, ताकि हम ऐड का आइकन वहाँ पर लगा सकें। तो इसके लिए आपने सिंपल क्या किया, आप होम पर चले गए। होम पर आपको एक कमांड बता रहा था, यहाँ पे आप सिंपल सर्च करोगे। सर्च करने के बाद ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट इस पेज पर लेके आएगा। थोड़ा सा आप नीचे आओगे तो ये आपको बता रहा है कि भाई आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी ये कमांड, ताकि क्योंकि हम रेक्ट के अंदर सीडीएन के साथ काम नहीं करते। सीडीएन क्या होती है, कंटेंट, हाँ, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। वो क्यों उसके ऊपर कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क बनाई जाती है, मतलब वो क्यों हमें क्रिएट करवा के दी जाती है, ताकि भाई हम उसको यूज़ कर सकें। सिंपल क्या है कि रेक्ट से पहले जब तक HTML था तो आप डायरेक्ट कोई पैकेज नहीं थे, आपके पास लिंक के ऊपर काम होता था। तो आप सीडीएन के साथ, इससे पहले आपने बूटस्ट्रैप की तो लिंक लगाई है ना भाई सबने, जो ज़रूरी है भाई, जो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट को करता है ऐसे ही। तो सीडीएन आपके पास क्या होती है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, जिसके ऊपर पूरे का पूरी चीज़ें उठाकर रख दी जाती हैं और एक लिंक जनरेट कर दी जाती है, और वो लिंक हम यूज़ कर रहे होते हैं। ये तब तक था जब तक हम HTML में थे। अब सवाल है कि भाई हम बूटस्ट्रैप में क्या रेक्ट में क्या करेंगे, रेक्ट के अंदर आप उसकी जगह पैकेज बनाओगे, पैकेज यूज़ करोगे। सही है भाई, रेक्ट की जगह पैकेज यूज़ करोगे। अब सवाल है कि भाई क्यों पैकेज, क्योंकि सीडीएन क्या है, पूरी लोड होती है। सीडीएन क्या है, पूरी की पूरी लोड होगी। मतलब अगर उसके अंदर 1000 लाइनों का कोड है तो 1000 लाइनें पूरी की पूरी कंपाइल होकर फिर ही वो लिंक जनरेट होकर हमारे को डेटा देगी। पैकेज में क्या है भाई, जो चीज़ आपने यूज़ करनी है वो चीज़ यूज़ करो। तो पैकेज जो होता है ये हैवी वेट नहीं होता, लाइट वेट होता है। और हैवी वेट फिर कौन हुआ, सीडीएन। सीडीएन क्यों हुआ, क्योंकि भाई लो वेट, क्योंकि भाई आपके पास पूरी की पूरी सीडीएन इंपोर्ट होगी और वो पूरी पूरी लोड होगी। पैकेज में क्या है, आपने इंस्टॉल तो कर लिया, डिपेंडेंसीज तो मंगा ली, लेकिन जब यूज़ होंगी तो जो लाइब्रेरी, जो चीज़ आप यूज़ करोगे सिर्फ वो आएगी, सबकी सब चीज़ें नहीं आएंगी। तो सीडीएन स्लो होता है बनिस्बत पैकेज के। तो इसलिए हम रेक्ट में तो वैसे भी हमें क्या यूज़ करने हैं, पैकेज। तो हम ये लगाते हैं। अब इसके आगे एक लफ्ज़ लिखा है माइनस माइनस सेव। ये अब तब लगाते थे जब ये पैकेज को package.json में स्टोर नहीं करता था, लेकिन जो नया वर्जन है वो आपके पास, आपको इसकी लगाने की ज़रूरत नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट सेव कर देता है। सेव माइनस माइनस सेव एक सिंपल फ्लैग है, एक क्या है, फ्लैग है। इस फ्लैग का काम ये होता है कि भाई पैकेज जो जेसन की फाइल है ना, उसमें ये पैकेज जाके स्टोर करा दो, उसमें क्या करा दो, स्टोर करा दो। लेकिन रेक्ट के 16 वर्जन के बाद से ऑटो लिंक हो गई है। हो क्या गया है, ऑटो लिंक। ऑटो लिंक का मकसद ये होता है कि आपने कोई भी पैकेज यूज़ किया, जैसे वो इंपोर्ट होगा और जैसे आपने उसको इंस्टॉल किया, बाय डिफ़ॉल्ट पैकेज.json में जाकर स्टोर हो जाता है, आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आपके पास अब जो वर्जन है वो 18 का वर्जन है, ऐसे ही है भाई। तो हम बोल रहे हैं कि 16 से ये काम हो चुका है, तो अब हमें माइनस माइनस सेव लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमसे कोई भी सवाल करे कि भाई माइनस माइनस सेव क्यों लगाते थे, इसलिए कि पैकेज.json में जाकर वो जो भी पैकेज हम इंपोर्ट कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, स्टोर हो जाए, क्योंकि इसके बगैर वो स्टोर नहीं होता था। अब सवाल है, जब हम इंस्टॉल कर रहे थे तो इंस्टॉल का तो मकसद यही है कि भाई हम उसको यूज़ करना चाह रहे हैं, लेकिन क्या है कि अभी के लिए वो चलेगा, फिर हम फाइल को बंद करेंगे, अगले दिन आएंगे तो अगले दिन क्या करेंगे, npm इंस्टॉल चलाएंगे तो पैकेज.json में उसको वो फाइल नहीं मिलेगी, वो पैकेज नहीं मिलेगा। मतलब अगर मैं यहाँ से जाकर देखें पैकेज.json के अंदर कोई लाइब्रेरी यहाँ से हटा दूंगा और जब npm इंस्टॉल चलाऊंगा तो वो जब है ही नहीं तो इंस्टॉल कहाँ से होगी, ऐसी है ना भाई।
तो इसलिए यहाँ पर स्टोर होना बहुत ज़रूरी है। 16 से ये काम हो गया है, सिर्फ हमें पता होना चाहिए कि यार ये क्यों करता है। इतनी लंबी नहीं करनी क्योंकि रोज़ा है, ज़्यादा थ्योरी की साइड पे जाएंगे तो रोज़ा लग जाएगा। इसलिए माइनस माइनस सेव का मकसद ये है कि भाई पैकेज डॉट जेसन के अंदर इस पैकेज को सेव कर दो। लेकिन 16 के बाद ऑटो लिंक हो गई है कि आप जो भी पैकेज इंस्टॉल करोगे वो पैकेज डॉट जेसन में जाकर स्टोर हो जाएगी। सही है सुहेल? माइनस माइनस सेव क्यों लगाते हैं? सही है, पैकेज डॉट जेसन में। अभी हमारा रेक्ट का कौन सा वर्जन चल रहा है? यस पीछे, हाँ 20 18 या 20 कंफर्म नहीं। कभी ये पूछे ना, आप बोलो भाई रेक्ट में जाके चेक कर लो ना यार, हमें मत बोलना यार। अच्छा, तो यहाँ जाकर रेक्ट में आपका लिखा होता है कि आपके पास वर्जन 18.2.2 चल रहा है। अच्छा, उसके बाद ऑटो लिंकिंग स्टार्ट कब से होगी थी? 16 से। तो हम 18 पे हम आगे हैं, तो उसका मतलब ऑटो लिंक हुई पड़ी है। तो आप सिर्फ क्या करोगे, इस लिंक को कॉपी करोगे, कॉपी करके सर्वर को बंद करोगे, इसको पेस्ट कर दोगे। माइनस माइनस सेव लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिंपल लगाया npm इंस्टॉल रेक्ट माइनस आइकन, तो आपके पास ये रेक्ट आइकन इंस्टॉल हो गए। अगेन से इसको रन कर लेते हैं और अब इसको यूज़ करना देखते हैं। अब आपको बोल रहा है कि भाई आपको कोई भी आइकन यूज़ करना हो तो आप इस तरह करके यूज़ कर सकते हो कि इंपोर्ट ये इसका नाम और जिस रेक्ट की आइकन की लाइब्रेरी से आ रहा है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर मल्टीपल लाइब्रेरीज हैं। यहाँ पर क्या है? मल्टीपल लाइब्रेरीज हैं। अब जैसे मैंने सर्च किया ऐड सर्च करते ही मल्टीपल लाइब्रेरीज आ गई। अब देखें आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि भाई ये जो ATT है ना, इसका मकसद है ऑन्ट वाली वेबसाइट से आ रहा है। कौन सी वेबसाइट से आ रहा है? ऑन्ट वाली से। जैसे ही इसके अंदर ये आ गया B, कहाँ पे ऐड के बाद एक मिनट नहीं, यहाँ पे ये इस पे हम क्लिक करते हैं, फिर आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो ये आप देख रहे हो, अब ये आपको बता रहा है कि भाई मैं इंपोर्ट हो रहा हूँ कौन सी लाइब्रेरी से? FA से। कौन सी लाइब्रेरी से इंस्टॉल हो रहा हूँ? FA से। मतलब आपने अब जैसे मुझे ऐड का आइकन यूज़ करना है, जैसे ये यूज़ करना है, इस पर क्लिक किया तो उसने खुद बता दिया भाई आप क्या करो, ये लाइन कॉपी कर लो। आपने ये लाइन कॉपी की, यहाँ पर आए todo.js के अंदर, यहाँ जाकर इसको इंपोर्ट कर दिया। इंपोर्ट कुछ भी याद नहीं करना भैया, ये याद वाद नहीं करना, सिर्फ ये बताएं ये कर्ली ब्रैकेट क्यों लगी हुई है? क्योंकि इस IO के लाइब्रेरी, देखो रेक्ट आइकन पूरी एक लाइब्रेरी है, उसके अंदर से कौन सा IO वाली लाइब्रेरी, IO मेरे ख्याल में यहाँ पर होगी IO के नाम से। अब इनमें से कोई एक है, ये IM है, ये है, ये वाली आइकन 4, इसकी बात हो रही है। तो मतलब आपके पास ये आपको खुद बताएगा कि आपकी कौन सी लाइब्रेरी से आ रहा है। आपने यहाँ पे सर्च किया, एक मिनट ऐड, तो हम ये यूज़ कर रहे थे, तो आपके पास ये इंपोर्ट हो गया। अब इंपोर्ट में कर्ली ब्रैकेट सिर्फ इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि इस वेबसाइट से मल्टीपल आइकन आ रहे होंगे। मल्टीपल क्या आ रहे होंगे? आइकन। तो आपने स्पेसिफिक एक आइकन को यूज़ करना है। तो आपने सिंपल क्या किया, इसको कॉपी किया, कॉपी करके यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया, जैसे मैंने यहाँ पेस्ट किया। उसके बाद नीचे आकर इसके साथ इस आइकन को लगा लिया जिसका नाम है इस टाइम IO आइकन शार्प। ये एरर क्यों आ रहा है भाई? एक पेरेंट टैग होगा, बिल्कुल। तो आपने यहाँ पर जाकर एक पेरेंट टैग लगा दिया और इन सब को दोनों को उठाकर इसके अंदर लगा दिया। तो अब देखते हैं, तो अब यहाँ पे देख रहे हो प्लस का आइकन लगा हुआ आ गया, ठीक है भाई।
अब जो आइकन आपने लगाना है, अब ये तो है, इसमें साइज कैसे बड़े करेंगे, तो इसमें एक साइज का एट्रीब्यूट होता है। क्या होता है? साइज का एट्रीब्यूट। जितना साइज दोगे उस हिसाब से ये इसको उतना बड़ा कर देगा। उसके बाद कि भाई मुझे तो इसका कलर भी चेंज करना है, तो आप क्या पास करोगे? ओनली कलर। और कलर में आपने पास किया रेड, तो ये रेड कलर का हो गया। तो इसमें ये दो प्रॉपर्टी, कितनी हाइट विड्थ होनी चाहिए, कितना कौन सा कलर होना चाहिए, तो अब ये दो प्रॉपर्टीज लगाते हो। जी जी, हेक्सा कलर मेरे ख्याल में नहीं यार, चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। अच्छा वो वाइट है तो कैसे शो होगा? एक मिनट, हम यहाँ से जाते हैं ना, इसको कोई हेक्सा कलर बना के दिखाते हैं, या आसान फ़र्क यहाँ जाते हैं। हाँ भाई पास कर सकते हैं। तो आप जो भी पास करोगे उसके हिसाब से ये कलर उठा लेगा। तो आप इसमें कलर जो भी पास करना चाहो पास कर सकते हो। तो एक साइज है और दूसरा क्या है? ओनली कलर। दोनों का काम क्या है भाई? दोनों आपस में कलर चेंज, मतलब एक कलर चेंज करेगा और एक ये करेगा। अब इसको थोड़ा सा नीचे लेके आना है, उसके लिए तो हमें पता है भाई क्या लगाएंगे? स्टाइल और मार्जिन टॉप, ऐसे ही है ना भाई? मार्जिन टॉप ऊपर से नीचे आए 20, नीचे नहीं आया, आ भी रहा है या नहीं आ रहा? नहीं आ रहा ना। एक मिनट, इस पर चेक करते हैं ना, इस पर यहाँ पे क्लिक करते हैं और इस पर देखते हैं। अच्छा आ रहा है भाई, हमें लग रहा नहीं है, ये देखें। हाँ वो यहाँ से स्टार्ट करा ना। अगर मैं ये हटाता हूँ तो वो यहाँ से आ रहा है। अच्छा वो दोनों को साथ लेके आ रहा है और हमें ऐसा लग रहा है कि भाई ये चेंज ही नहीं हो रहा। पैडिंग देनी होगी ऐसे ही। चलो पैडिंग दे लेते हैं भाई, पैडिंग टॉप। नहीं अभी भी भाई ये दोनों को लेके आ रहा है। अब देखते हैं भाई इसको, अभी भी ये साथ ही लेके आ रहा है इसको। अभी इसके ऊपर लग ही नहीं रहा। एक मिनट, ये डिव, इसके बाद ये, दोनों साथ क्यों लेके आ रहा है यार? हमने इसके अंदर मार्जिन जिसको भाई ये टॉप से नीचे कैसे आएगा? लाइन आइटम सेंटर, फिर फ्लेक्स पे। हाँ मैंने पेरेंट पे डाला।
ऊपर वाले पैरेंट को। चले भाई, हो तो गया। बहुत मुश्किल है भाई CSS नहीं, इसकी डिज़ाइनिंग करना यार। इसीलिए बोलते हैं बैकएंड थोड़ी सी इजी है यार, बंदा बैकएंड पे काम करे इजी है। अच्छा, तो किसी तरह हमने ये सेंटर पे लेके आए। अब सेंटर पे किस तरह लेके आए? सबसे पहले हमने डिस्प्ले फ्लेक्स किया, अलाइन आइटम को सेंटर कर दो, जितने भी आइटम्स थे वो हॉरिजॉन्टल सेंटर कर दो और ये वर्टिकल सेंटर कर दो। ऐसे है ना भाई, ये आपका हॉरिजॉन्टल ये हो रहा है और वर्टिकल ये हो रहा है, दोनों को सेंटर कर दो और डिस्प्ले फ्लेक्स कर दो। क्योंकि फ्लेक्स क्या करता है, आपके पास अपने हिसाब से उसको सेट करवाता है। क्योंकि ये दोनों प्रॉपर्टीज़ तभी सही करके यूज़ होंगी जब डिस्प्ले क्या होगा, फ्लेक्स होगा। और इसके ऊपर तो हमने बिल्कुल प्रैक्टिस की है, फ्लेक्स के ऊपर तो प्रैक्टिस किया ना भाई, एक गेम टाइप थी उसको ट्राई किया था, तो फ्लेक्स तो समझ आ रहा होगा। उसके बाद हमने ये बना लिया, अब ये भी आ गया। अब हम चाहते हैं कि यार इसके अंदर जो भी लिखा जाए जब प्लस पे क्लिक करें तो नीचे स्टोर हो जाए लिस्ट के अंदर। तो अब हमने स्टार्ट में बात की थी कि भाई हमें क्या बनाना है, इसको एरे बनाना है, लाजमी है ना, एरे बनाना है। तो हमने बोला अच्छा ऐसा करते हैं, यहाँ जाकर एक लेट टू डू आइटम सेट आइटम यूज स्टेट। यस भाई, पीछे मोबाइल से बाहर आ जाएं। हाँ, मोबाइल से बाहर आ जाएं। आ गया ना? अब बताएं ये यूज स्टेट क्या है? स्टेट है, यूज स्टेट खुद मैंने कल बताया था ना भाई, यूज स्टेट क्या है। हम कल की क्लास में तो आए थे ना, या उस टाइम भी सो रहे थे कि वो बैंक के बारे में सोच रहे थे कि बैंक अगले दिन कैसे जाना है। अच्छा, तो अब बताएंगे यूज स्टेट फिर क्या है भाई? जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे तो कैसे समझ आएगी? सर हमें पता है यूज स्टेट क्या है? नहीं, यूज स्टेट खुद क्या है? क्या है? हुक है। यूज स्टेट क्या है भाई हमारे पास? हुक का काम होता है कि जो प्री डिफाइंड रेक से आते हैं, जिसका मखसूस काम होता है। ये आपसे बोल रहे हैं कि भाई ये स्टेट को चेंज करता है, लेकिन खुद है क्या? यूज स्टेट खुद एक हुक है। नींद आ रही है भाई? या अरबाज को देख के नींद आ गई? वो बेचारा आ रहा है, हम उसको देख रहे हैं, वो आए नहीं। अच्छा, यूज जी हुक ये होता है कि आप उसका मकसूद एक काम है। अब रैक के अंदर मल्टीपल हुक्स हैं। हुक्स आप क्यों बनाते हो कि भाई कोई आपकी यूआई को चेंज करेगा, कोई आपकी एपीआई को कॉल करवाएगा, कोई आपके स्टेट को मैनेज करेगा। ये जो सा है ये आपकी स्टेट को चेंज करेगा। यूज स्टेट खुद एक हुक है जिसका मकसूद एक काम होता है। रैक के अंदर हुक का काम यह है कि जो सिर्फ और सिर्फ उसके अलावा अगर वो नहीं होगा तो हम रन टाइम पे स्टेट चेंज नहीं कर सकते जी। हाँ, यूआई पे चेंजिंग करता है, इसका ये काम है यूज स्टेट का, कि आपके पास जैसी कोई चेंजिंग हो यूआई पे रन टाइम पे चेंजिंग दिखा देना। इसकी टाइप हमने क्या रखनी है भाई? यस, हमें इसकी टाइप क्या रखनी है वेरिएबल की? अब तो मेरे ख्याल क्लास से दोनों को निकाल दूंगा। यस कवि बताएं, इसके अंदर मुझे स्टेट की टाइप क्या रखनी है?
मैंने अभी अभी बताया ना भाई सबको, और उस पर मार्क भी करके दिखाया कि एरे रखना है। क्यों एरे एरे रखना है? ताकि मैप चलाएं। मैप है क्या? मैप है क्या? मैप एक मेथड है एरे का। तो कोशिश करें ना, आपके साथ वाले भी यहीं पे चल रहे हैं, आवाज़ सुन रहे हैं, तो साथ साथ वो आपके साथ देख रहे हैं, वो टेंशन में लगे पड़े हैं। अच्छा, तो आपके पास लेट आइटम सेट आइटम हमें पता है। अब रेहान हमें बताएंगे भाई ये आइटम क्या है और सेट आइटम क्या है, क्योंकि रेहान कल की क्लास में तो नहीं आए थे, लेकिन वीडियो देख की थी। अब बताएं आइटम और सेट आइटम क्या है। सेट आइटम फंक्शन है, सही है। दोनों का काम क्या है, मतलब इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है? गुड। एक स्टेट को डिफाइन करता है, एक स्टेट को मैनेज करता है कि भाई उसको चेंज होना है, उसको अपडेट होना है। तो आइटम जिसमें वैल्यू रन टाइम पर चेंज हो रही होगी, तो स्टोर करने वाला डेटा इसमें होगा। जब भी यूआईपी डेटा दिखाया जाएगा तो आइटम के जरिए दिखाया जाएगा, और जब उसकी वैल्यू चेंज की जाएगी सेट आइटम के जरिए की जाएगी। सेट आइटम इस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल है कि आपने वैल्यू को कैसे चेंज करना है। अब जैसे ही मैंने इसके कहाँ गया, जैसे मैं ये बोलता हूँ कि भाई जब मैं इस पर क्लिक करूँ और प्लस के बटन पे क्लिक करूँ तो नीचे डेटा आ जाए, तो इसका मकसद सबसे पहले तो भाई इसकी टाइप क्या रखो, एरे रखो। एरे क्यों रखो कि भाई जब डेटा नया आए वो इस एरे में पुश होता जाए। अभी के लिए क्या करते हैं, पहले यूआई बिल्ड करने के लिए हम इसमें कुछ डेटा स्टोर कर देते हैं। तो अब हमने ये कुछ डेटा इसके अंदर स्टोर करा दिया, ये एरे की फॉर्मेट में हमने इसके अंदर डेटा स्टोर कराया, डेटा हमने एरे में स्टोर कराया। ये कर्ली ब्रैकेट हुक का है, यूज स्टेट का है। अब हम इसको रेंडर कैसे करेंगे, हमें पता है कि भाई इसके बाद यहाँ पर आओ, कर्ली ब्रैकेट लगाओ, और उसके बाद पहले हम इसको एक डिप में डाल लेते हैं ताकि नेक्स्ट लाइन से आए। कर्ली ब्रैकेट लगाओ और उसके ऊपर आइटम डॉट मैप। सबसे पहले क्या आता है भाई, ये तो कल भी बताया था, वैल्यू। दूसरे नंबर पर इंडेक्स। एरो फंक्शन लगाया और इसके अंदर लिस्ट आइटम के अंदर यहां पर जाकर डेटा लिख लिया, वेल। डेटा क्यों नहीं आ रहा भाई, रिटर्न नहीं करवाया कुल, क्योंकि जब भी हम मैप लगाएंगे तो लाजमी है कि इसके अंदर रिटर्न लगाना। तो हमने यहाँ पे जाकर रिटर्न लगा दिया, तो हमारे पास इस साइड पर जाकर ये डेटा शो हो गया। अब ये तो भाई बहुत मसला है, हमने कहा भाई एक आसान ऐसा कर लो, एक डिप बनाओ, इस पूरे को उठा के उसके अंदर फेंक दो, इसको उठाओ यहाँ से यहाँ जाके डाल दो, तो ये हमारे पास लाइन में आ गए क्लास 1, क्लास 2 और रैक 2 और रैक 2। सही है भाई। तो हमारे पास अब जितना डेटा होगा यहाँ पर वो 1 बाय 1 यहाँ पे शो होता जाएगा। अगर एक डेटा होगा तो एक शो होगा, 2 होंगे तो 2 शो होंगे, ऐसे ही है ना भाई। अब उसके बाद अब हम ये चाहते हैं कि यार हम तो ये चाह रहे थे कि जो यूज़र लिखे वो शो हो, तो उसके लिए हमने एक इनपुट तो बना लिया। अब इनपुट की वैल्यू भी हमें कहीं ना कहीं स्टोर करानी है, ऐसी है ना भाई। इनपुट की वैल्यू भी कहीं ना कहीं हमें स्टोर करानी है, तो हमने इसके लिए एक और स्टेट बनाई। एक और क्या बनाई, स्टेट। इनपुट डेटा कॉमा सेट इनपुट डेटा यूज स्टेट यूज स्टेट। तो हमारे पास ये आ गया। तो हमने एक नई स्टेट बनाई, लेट इनपुट डेटा, और उसके अंदर सेट इनपुट डेटा, और आगे आपने लगा दिया यूज स्टेट कि जिसमें वैल्यू चेंज हो रही होगी।
अब आपने क्या करना है, जब भी इनपुट के अंदर, अब ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, ये आपको समझनी है। इनपुट के अंदर आपने टाइप डाली टेक्स्ट प्लेस होल्डर, ये जैसे पहले काम हो रहा था बिल्कुल वैसे का वैसा काम होगा। अब मैंने पास कर दिया वैल्यू। वैल्यू क्यों पास की भाई? क्योंकि जब हम जावास्क्रिप्ट में थे, जावास्क्रिप्ट में हम डेटा गेट करते थे बाय आईडी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसकी जो वैल्यू है वो उठा के ले आओ। ऐसे है ना भाई? यहाँ पर आईडी का कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पर, क्योंकि हर चीज़ को अलग अलग रेफरेंस दिया जाता है। तो आप या तो यूज़ रेफर को यूज़ करो, अगर यूज़ रेफर नहीं है तो आप वैल्यू का एक प्रॉप बनाते हो। वैल्यू एक एट्रीब्यूट आपने यहाँ पे कॉल किया हुआ है, जिसके अंदर आप अपनी वैल्यू स्टोर कराते हो। स्टोर का मकसद वो वेरिएबल लिखोगे जिसमें डेटा स्टोर होगा, जिसके अंदर डेटा क्या होगा? स्टोर होगा। हमारे पास यहाँ पे डेटा हमने इसमें स्टोर होगा या इसमें होगा? इनपुट डेटा में डेटा स्टोर होगा ना भाई। सेट इनपुट में तो चेंजिंग होगी, तो आपने यहाँ जाके बोल दिया इनपुट डेटा। हमने क्या बोल दिया? इनपुट डेटा। यहाँ पे आए, ये पेज पे हमने रिफ्रेश किया, अब ये तो हमारे पास सही है भाई। डेटा मतलब इसका मकसद ये है कि आप जो यहाँ पे लिख रहे हो वो स्टोर होता जा रहा है। ऐसे ही है ना भाई कि वैल्यू के अंदर हमने क्या पास कर दिया? इनपुट डेटा। ये क्यों पास किया? क्योंकि आपके पास रेक्ट के अंदर कोई रियल डोम नहीं है, गेट एलिमेंट बाय आईडी वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो इसलिए आप इस तरह यूज़ करते हो। दूसरी, इसकी वैल्यू जो स्टोर हो रही होगी उसके लिए आप यूज़ करोगे क्या? ऑन चेंज। अब आप यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग इनपुट डेटा अगर हम चेक करते हैं, ये एरर क्यों आ रहा है? हमने कल भी ये बताया था। ये कैसे एरर सॉल्व होगा कि आप यहाँ पे जाकर क्या पास कर दो? की, और की में इंडेक्स जो भी आप लेके आ रहे हो। यहाँ पे लेके आ रहा है अनडिफाइन, कुछ भी लिख रहे हैं तो ऑन चेंज तो कॉल ही नहीं हो रहा। फर्स्ट टाइम पे ये कॉल हो रहा है, ऐसे ही है ना भाई? फर्स्ट टाइम पे ये क्या हो रहा है? कॉल हो रहा है। क्यों भाई? ऐसा क्यों? इवेंट का नाम क्या है? ऑन चेंज। जब जब चेंज हो तब तब इसको चलाना, लेकिन जब मैं इसको चेंज कर रहा हूँ तब तो कुछ भी नहीं आ रहा। फर्स्ट टाइम पे ये कॉल हो जाता है। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पर हम एरो फंक्शन लगाएंगे कॉल बैक। अब फर्स्ट टाइम कॉल नहीं होगा। अब आपके पास हर टाइम क्या आ रहा है? अनडिफाइन आ रहा है। अनडिफाइन तो नहीं आना चाहिए ना भाई। अब आपने क्या करना है, क्योंकि हमें पता है ये तो डेटा स्टोर कर रहा है, चेंजिंग कौन करवाएगा? सेट इनपुट। इनपुट के अंदर हमारे पास वैल्यू कैसे मिलती है? हम इसके अंदर रेक्ट के अंदर एक चीज़ याद रखिएगा, जहाँ पे हम दिस पास करते थे ना, हम क्या पास करते थे? दिस। इसके लिए हम पास करते हैं ई। इसके लिए हम क्या पास करते हैं? ई पास करते हैं। ई का मकसद होता है कि जो पैरामीटर में डेटा आ रहा है, जिस पे क्लिक हो रहा है, उसको कॉल किया जाए। तो ऑन चेंज के अंदर आप यहाँ पे आके ई पास कर दिया। अब हम जाके देखते हैं कंसोल डॉट लॉग में ई क्या आ रहा है। ये कुछ अलग टाइप का डेटा आ रहा है, इसको रीड करने की ज़रूरत तो है नहीं। इसमें से हमें क्या चाहिए होगा? इसमें से हमें चाहिए क्या? क्या चाहिए भाई? टारगेट। कि आपने किसको टारगेट किया? दिस क्या था? डायरेक्ट गेट हो जाता था। अब क्या है कि नहीं भाई, ई तो आ गया वो जिसको आपने सेलेक्ट किया हुआ है, फिर भी इसको बताना है कि भाई इसमें से भी क्या लेके आओ? टारगेट लेके आओ। अब हम यहाँ पे आते हैं। अब ये टारगेट में क्या हमारा आ गया? वो इनपुट आ गया। तो ये काम वो दिस वाला हो गया भाई। दिस वाला काम हो गया ना। जब हम जो दिस से गेट कर रहे थे, अब हम वो सिंपल किससे गेट करेंगे? ऑन चेंज, टारगेट से। ऑन चेंज के अंदर ई और ई डॉट
टारगेट। इसमें से जैसे इनपुट से वैल्यू निकाल रहे थे ऐसे ही यहां पर भी निकालोगे, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। सिर्फ क्या है, वहां पे गेट एलिमेंट बाय आईडी से कर रहे थे, यहां पे यूं करके। तो अब हम इसके अंदर जो भी लिखेंगे वो रन टाइम पे आ रहा होगा। सही है भाई। तो आपने सिंपल क्या करना है, वैल्यू के अंदर वो वेरिएबल स्टोर करा दिया, ऑन चेंज पर जाकर ई में जाकर कंसोल डॉट लॉग में ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू कर दिया। अब जब जब स्टोर हो रहा है तो हर टाइम ये अपनी वैल्यू पिछली वैल्यू भी स्टोर रख रहा है। ऐसे ही है ना भाई, हर टाइम 1 बाय 1 इंक्रीमेंट होता जा रहा है, वैल्यू इंक्रीज हो रही है। अब इसको यहाँ पे सेट कराना है, तो इसको कंसोल को हटा देंगे, सेट क्या बोलेंगे, सेट इनपुट डेटा, और इसमें क्या लगाएंगे, ई डॉट वैल्यू, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। अब रन टाइम पे तो कुछ भी नहीं आएगा। यहां पर इसने एक एरर दिया है, क्योंकि रेक्ट के साथ लड़ाई नहीं करनी, उसको टेंशन नहीं देनी। यहाँ एरर क्या दे रहा है, अ कंपोनेंट इज चेंजिंग एन अनकंट्रोल्ड इनपुट टू बी अ कंट्रोल। इसका मकसद ये है, ये वो बोल रहा है कि भाई ये खाली भी तो हो सकता है। अब आपने बोला अगर खाली था तो आप ये रखो, वरना वैल्यू रखो। अब वो एरर चला गया। समझ आ रही है भाई, ये हमने क्यों किया, ये इससे पहले वाले बैचेस ने तो इनपुट यूज किया होगा ना भाई, ये बताइए ये हमने क्यों यूज किया है, इनपुट में ये तो लगाया होगा ना भाई, वरना अगर आप ये नहीं लगाओगे तो ये एरर आएगा, और रेक्ट में तो एरर आना ही नहीं चाहिए, ये तो एरर आ रहा है भाई। ये इसका भी हमने यूज किया इसको, क्या चीज बोल रहे हैं, तो हम खुद क्या कर रहे हैं कि हमें ये सुन ही नहीं रहे। अच्छा, हम ये बोल रहे हैं कि ये देखें हमारे पास ये एरर आ रहा है, सही है। ये एरर इसलिए आ रहा है कि वो बोल रहा है कि भाई आपके पास जो डेटा है ना, वो उसमें इम्पिडी भी तो हो सकता है, खाली भी हो सकता है। अ कंपोनेंट इज चेंजिंग एन अनकंट्रोल्ड इनपुट टू बी अ कंट्रोल। क्या आप उस चीज़ को, वो अनकंट्रोल्ड है, वो आपके कंट्रोल में नहीं है, आप उसको अपने कंट्रोल में करो। जैसे हम समझ रहे नहीं है, कोई काम नहीं कर रहे तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं है वो बंदा, तो उसको कंट्रोल में करने के लिए बार बार उसको बुलाना पड़ता है, ऐसे ही है ना भाई। लेकिन सुहेल को नहीं बुलाना पड़ता, सुहेल मैं आपके लिए ये नहीं बोल रहा। अच्छा, तो अ कंपोनेंट इज चेंजिंग एन अनकंट्रोल्ड इनपुट टू बी अ कंट्रोल, कि भाई इसमें तो कुछ भी डेटा आ सकता है, इसमें तो कुछ भी डेटा आ सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। तो आप उसको ये बता दो भैया कि अगर कुछ भी ना होना तो और का ऑपरेटर, ये क्या है, और का ऑपरेटर, अगर इनपुट का डेटा मिल जाए तो इनपुट उठाओ, इनपुट का डेटा नहीं मिले तो ये खाली इनपुट स्ट्रिंग उठाओ। ये होना ज़रूरी है, क्योंकि इनपुट के अंदर ये नहीं होगा, क्योंकि रेक्ट की वेबसाइट में जितने एरर कम होंगे उतनी वेबसाइट तेज चलेगी। क्योंकि जी हाँ, ऊपर बाय डिफॉल्ट आप स्ट्रिंग पास कर दो, या तो अब ये बोल रहे हो कि मैं यहाँ पे बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग पास कर रहा हूँ, अब आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर तो आपने यहाँ पर स्ट्रिंग पास कर दी है तो उसको पता है कि भाई बाय डिफॉल्ट मुझे वैल्यू मिल गई है, तो अब वो आपके कंट्रोल में है, ये भी आपके क्या है, कंट्रोल में है। तो आप ये यूज़ करो या फिर ये यूज़ करो। लेकिन हमने अगर यहाँ पे मिस्टेक की, नहीं यूज़ किया, तो फिर हमें इस चीज़ को सॉल्व करना है इस तरह करके कि भाई हम कुछ भी डेटा दें, बाय डिफ़ॉल्ट आप ये उठाओ। अब देखते हैं भाई, अब हमारे भाई ये आ गया डेटा। अब हम चाहते हैं जब मैं इस पे क्लिक करूं तो मेरे कंसोल में ये डेटा आ जाए, तो उसके लिए मुझे क्या बनाना पड़ेगा भाई, एक क्या बनाना चाहिए यार, फंक्शन बनाना चाहिए ना, ऐड टू डू। ऐड टू डू हमने एक एरो फंक्शन बना लिया, ऐड टू डू के नाम से हमने इसको एक एरो फंक्शन दे दिया। अब जैसे इसके ऊपर क्लिक हो, हम चाहते हैं कंसोल हो जाए। कंसोल क्या होगा, इनपुट डेटा, ऐसे ही है ना भाई। तो हमने कहा कंसोल डॉट लॉग
इनपुट डेटा, इनपुट डेटा आपने यहाँ पे कंसोल में ले लिया। अब इस इनपुट डेटा को ऐड फंक्शन जो आपका बना हुआ है, इस ऐड फंक्शन को आपने कॉल किया इसके ऑन क्लिक पर, इसके ऑन क्लिक पर आपने बोला ऑन क्लिक। ऑन क्लिक में हमें पता है भाई एरो फंक्शन होना बहुत ज़रूरी है, ऐड टू डू लगा दिया। अब देखते हैं भाई, यहाँ पे आते हैं, इस प्लस पे क्लिक करते हैं तो वो वैल्यू हमें मिल गई। इसका मकसद कि वैल्यू इनपुट के अंदर स्टोर हो गई और इनपुट से हमने गेट कर ली। ये हमने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन एरो फंक्शन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कॉन्स्ट लगाया, फंक्शन का नाम लगाया स्मॉल ब्रैकेट और ये एरो और फिर कर्ली ब्रैकेट। उसके बाद नीचे आकर हमने इसके ऑन क्लिक पे हमने क्या बोल दिया, ऑन क्लिक कर्ली ब्रैकेट एरो फंक्शन, और एरो फंक्शन में हमने क्या पास कर दिया, ऐड टू डू। और इससे ऊपर हमने इनपुट में क्या किया, इनपुट में एक वैल्यू ली और एक ऑन चेंज का इवेंट लिया। वैल्यू में वैल्यू स्टोर कराई, ऑन चेंज में जो डेटा चेंज हुआ वो स्टोर कराया। तो अब यहाँ पे आते हैं, न्यू डेटा लिखा, प्लस पे क्लिक कर रहे हैं, सही काम हो रहा है। अब इसको उठाकर किस में डालना है भाई, आइटम में डालना है। ऐसे ही है भाई, इसको किस में डालना है, आइटम में। तो मैं इसमें कैसे लिखूंगा भाई, इसके अंदर इन दोनों में से कौन सी ऐसी चीज़ है जो वैल्यू को अपडेट करवाती है, सेट आइटम। गुड, सेट आइटम दिया, उसके बाद इनपुट डेटा लिख दो, बस डॉट डॉट लगाऊं। अब सही है भाई, आइटम भी आएगा। डॉट डॉट के बाद जी सबसे पहले ये आएगा, फिर कॉमा लगेगा, फिर इनपुट डेटा आएगा, ऐसे, फिर डॉट डॉट आइटम, ऐसे। अच्छा, आइटम से पहले डॉट डॉट लगेगा। सही है भाई यहाँ तक? सोहेल क्या लग रहा है, यहाँ कोई मिस्टेक होगी इनकी? पता नहीं। और कोई भाई? रेहान कुछ लग रहा है यार, यहाँ मसला होने वाला है। एरे डिफाइन होगा, एरे कहाँ पे डिफाइन होगा, स्टार्ट और एंड पर। यस, पीछे आपके साथ वाले। यस भैया बताएं, ये क्या बता रहे हैं, ये क्या 3 डॉट्स, क्या कुछ समझ आ रहा है? ये 3 डॉट्स क्यों लगाए हैं? नहीं आ रहा भैया। यस, हमें समझ आ रहा है। ऐड करने के लिए, ठीक है भाई, ऐड करने के लिए तो फिर हम ये भी लगा सकते थे। चले हम इसको चेक करते हैं। रोज़ा वैसे ही बहुत लग रहा है ना, ऐसी लंबी कर रहे हैं फिर मसला हो जाए। टेस्ट पे क्लिक किया, टेस्ट आ रहा है। जितनी बार टेस्ट पे क्लिक कर रहे हैं, सही है भाई। अब इसको समझते हैं ये किया क्या है। आपने सेट आइटम किया, सेट आइटम वो जिसके अंदर डेटा पास करते हैं। ES6 में आपने पढ़ा होगा भैया स्प्रेड ऑपरेटर। स्प्रेड ऑपरेटर के पिछली वैल्यू लेकर आओ, उसके साथ नया डेटा डालो। पिछली वैल्यू लेकर आओ और उसके साथ नया डेटा डालो। अब देखो, आप इसको हटा के ये लगा रहे हो। अब आपने क्या, न्यू, अब जब स्टोर किया, अब भी स्टोर हो रहा है। अब सवाल है फिर ये क्यों लगाते हैं भाई? इसको अपने लिए हम ये लगाते हैं कि किसी सूरत में कभी भी अगर मसला हो जाए, इसमें कंप्लीट डेटा स्टोर ना हुआ हो, तो पूरे का पूरा डेटा उठा के लाओ। हम अगर ये नहीं भी लगाते ना तो भी काम होता है, कोई मसला नहीं है। सिर्फ और सिर्फ क्या है,
हम इसको इस सूरत में लगा रहे होते हैं कि यार क्या पता इस आइटम में कुछ आइटम स्टोर हो कुछ ना हो, तो अपनी बचने के लिए हम बोलते हैं भाई पूरे का पूरा आइटम में जितना भी डेटा है उस सबको लाकर इनपुट डेटा के साथ जोड़ दो, इनपुट डेटा के साथ क्या कर दो, जोड़ दो और एक ही एरे बना दो। तो आपके पास अब रन टाइम पर जो भी आप डेटा लिख रहे हो वो स्टोर होता जा रहा है। अब हमें क्या करना है कि भाई जो भी जब हमने डेटा लिख दिया हो तो ये खाली हो जाना चाहिए, ऐसे ही है ना भाई। अब ये खाली कैसे करेंगे, सेट इनपुट डेटा में वापसी क्या डाल दो, खाली। सेट इनपुट डेटा क्यों, क्योंकि इनपुट को खाली करना है। किसको खाली करना है, इनपुट को। तो आपने यहां लगाया सेट इनपुट डेटा एम्प्टी, न्यू पे क्लिक किया, ये खाली हो गया। अब जब जब क्लिक किया जाएगा तब तब ये खाली होता जाएगा, सही है भाई। उसके बाद अब हमने बोला कि इसके साथ दो बटन और चाहिए, एक एडिट का और एक डिलीट का। तो हमें पता है भाई अब हम बटन की जगह आइकन यूज़ किया करेंगे। तो हमने सर्च किया एडिट, तो इसमें से एडिट का आइकन ये वाला यूज़ कर लेते हैं। तो हमने ये कॉपी किया, क्योंकि हम भाई इसको अगर हमने लिख लिया, अब मैं इसको एडिट करना चाहता हूँ तो एडिट भी तो कर सकूँ ना भाई। तो इसलिए आपने एक एडिट का भी आइकन मंगवा लिया। अगर जो सेम साइट का होगा IO5 का ही आपने एडिट का आइकन यूज़ किया है तो आप यहाँ कोमा लगा के लगा सकते हो। अगर किसी और लाइब्रेरी का होगा तो आपको फिर से एक नई लाइन लगानी पड़ेगी, क्योंकि अब हम ये कौन सी लाइब्रेरी का यूज़ कर रहे हैं, BI का। तो BI के लिए ये तो IO5 का है, तो BI के लिए हमने दोबारा से एक लाइन लगा दी है। अब इसके बाद हमने बोला भाई ये आइकन लगा देंगे आप, इसको कॉपी किया, यहाँ आके इसके ऊपर एक पेरेंट लगा दिया, यहाँ पे आके इस पेरेंट को क्लोज कर दिया और इसके एंड पर इस li के बाद, या li के अंदर ही होना चाहिए, li के बाद लगाते हैं ना। और ये लाजमी एक टैग होगा, आप इसको क्या बनाओगे, एक टैग बनाओगे। तो जो नाम यहाँ पर दिया हुआ था इसने, वही नाम उठाकर मैंने यहाँ पर उसको पास करवा दिया। तो अब देखते हैं कि हमारे पास एडिट के आइकन लगे हो आगे। एडिट के आइकन तो आ गए, लेकिन ये नेक्स्ट लाइन पे आ रहे हैं। तो नेक्स्ट लाइन के लिए हम इसको उठाते हैं यहाँ से, इसको पूरे को यहाँ से उठाया, यहाँ पास करवा दिया। अभी नेक्स्ट लाइन पे आ रहा है स्टाइल, या इसको अगर हम ये पास करते हैं, जी लिस्ट स्टाइल नन कर दें, लिस्ट स्टाइल इनलाइन, हाँ ये भी कर दो। तो ये हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब वो बेचारा लिस्ट स्टाइल चला गया, चलो सही है। इसके अंदर अच्छा हम ऐसा करते हैं कि इस वी को ना, इसको जो ये डेटा है इसको किसी इसमें देकर और इसकी विड्थ को बढ़ा देते हैं, ताकि जितनी भी विड्थ हो, स्टाइल विड्थ 300 पिक्सल, विड्थ आपने लगा दी। लेकिन अभी भी ये क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, तो ये इसको ज़्यादा ही हो गया।
सेंटर पे ये क्यों हो रहा है भाई? अच्छा, ऊपर से हमने ये लगाया हुआ है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ख़त्म है। ये सेंटर पे है नहीं, हमने इतना जूम किया हुआ है कि ये सेंटर पे आ रहा है। पहले चेक करते हैं ये आता कहाँ तक, बैकग्राउंड कलर। ये पूरी लाइन पे आ रहा है, तो ये सेंटर पे क्यों आ रहा है भाई? एक मिनट, इसको देखते हैं। और इसका अगर हम कलर चेंज करते हैं, बैकग्राउंड कलर, ताकि हमें ये पता लगे कि ये कहाँ तक है, तो ये सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो क्योंकि हमने इसको इससे बाहर निकाला हुआ है, इसके अंदर ही तो है। बी के टैग को हमने इसको 200 करते हैं, अगर इससे बाहर नहीं निकल रहा है। अच्छा, वो हमने बाहर रखा हुआ है ना, इसलिए तो वो बेचारा बाहर जा रहा है यार। अब अंदर आ गया, सही है भाई, आइकन अंदर आ गया। अब यहाँ जाते हैं, टेक्स्ट लाइन लेफ्ट साइड पे, ठीक है भाई। अब आपके पास, अब इसका बैकग्राउंड कलर सब रिमूव करते हैं। अब हमारे पास एक आइकन आ गया एडिट का, और एक और लगाएंगे कौन सा, डिलीट का। इसका हमें पता है भाई, अगर कोई भी कलर चेंज करना है तो आप कलर पास कर दो, आपके पास उस टाइप का कलर हो जाएगा। और थोड़ा सा साइज़ बड़ा करना है तो आप साइज़ का एट्रीब्यूट पास करो और उसमें साइज़ दे दो, तो उस हिसाब से ये साइज़ हो जाएगा। एक और आइकन लगाना है डिलीट का, ताकि हम इसको डिलीट भी कर सकें। हमने सर्च किया डिलीट का, तो इसके अंदर से हम ये वाला उठा लेते हैं, ये उठा लेते हैं। कॉपी किया, यहाँ पर आकर हमने इसको पेस्ट कर दिया। ओ, यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया, उसको कॉपी किया नाम, और इधर जाकर पेस्ट कर दिया, तो डिलीट का बटन भी आ गया। इस पे भी कलर लगा देते हैं। तो हमारे पास दोनों आइकन लगे हो आ गए। कुछ ज़्यादा ही बड़े हो गए हम बेचारे, तो क्यों? सही है भाई, तो आपके पास कुछ हद तक ये सेट हो गया। अब नया डेटा ऐड करके देखते हैं, न्यू टेस्ट। अब क्या है कि भाई ये आइकन तो अपनी जगह पे आ रहे हैं, लेकिन वो टेक्स्ट जब ज़्यादा होता है तो बाहर निकल जाता है। तो इसके लिए आसान हल क्या है, ओवरफ्लो हिडन। ऐसी है ना भाई, जो एक्स्ट्रा उसको छुपा दो। तो या भी इसके लिए नेक्स्ट लाइन पास कर दें। अभी करते हैं ओवरफ्लो हिडन। जी जी, फ्लेक्स रैप कर दें। डिस्प्ले, लेकिन वो फिर हमारी यार वो कंडीशन नहीं मानेगा ना, जो हमने पहले यूआई सेट कर चुके हैं। फ्लेक्स रैप और फ्लेक्स रैप को रैप कर दो।
वो देख रहे हो, फिर हमारी वो जो गलती से कुछ सेट हुआ था ना, वो डिस्प्ले फ्लेक्स के चक्कर में नहीं लेकिन ये फिर भी काम नहीं हुआ ना, वो तो बाहर फिर भी जा रहा है। तो हम ये कर सकते हैं, फ्लेक्स रैप और वैल्यू के अंदर मतलब इस वैल्यू की बात कर रहे हो? हाँ तो अच्छा, हमने ऊपर लगाया, ऊपर मेन क्या गया ना। अब यहाँ जाकर हम डिस्प्ले फ्लेक्स, ये बोल रहे हैं डिस्प्ले फ्लेक्स लगाएं। ये सबसे मुश्किल काम यूआई सेट करना है यार, वो फिर नेक्स्ट लाइन पे मूव कर देगा। इसका आसान हल कोई निकालते हैं। अच्छा ये आ गया। अब आपके पास, अच्छा ये इसलिए कि हमने इसकी विड्थ 200 पिक्सल की हुई है। ओवरफ्लो हिडन यहाँ पर भी पास कर देते हैं कि भाई तो अब वो जो एक्स्ट्रा टेक्स्ट था वो चला गया। और उसके बाद हम यहाँ पर आकर इसको बोलते हैं कि भाई थोड़ा सा आप स्पेस से आना, तो स्टाइल मार्जिन 2 लगा दो, 2 पिक्सल। आपके पास थोड़ा सा यहाँ से स्पेस से आ गया। सही है भाई। तो अब हाँ ये है कि वो हट रिमूव मतलब शो नहीं होगा, क्योंकि हमें यूआई भी तो फिक्स कर रखनी है ना भाई। तो यूआई के लिए हमने सिंपल क्या कर दिया अभी के लिए कि आपने इसकी विड्थ सेट की हुई है और इस पर भी ओवरफ्लो हिडन मार दिया इस पर भी, कि भाई जो टेक्स्ट इससे इस विड्थ से बाहर निकल जाए वो टेक्स्ट को छुपा ही देना। मतलब हाँ, जब आप इस पर क्लिक करोगे ना, इस पर क्लिक करोगे तो वो जो हम डायलॉग बॉक्स ओपन करेंगे उसमें पूरा टेक्स्ट आ रहा होगा, पूरी फील्ड। हाँ तो मतलब आप एडिट करते वक्त तो उसको लेके आओगे ताकि वो पूरा डेटा टेक्स्ट को एडिट कर सके ना। तो अब यहाँ तक सबको समझ आ गया भाई। अब सबसे आसान काम कौन सा है? किसी बंदे को रिमूव मारना या किसी भी चीज़ को रिमूव मारना, ऐसे है ना भाई। उसकी सैलरी को अपडेट करना मुश्किल काम है, डिलीट करना आसान काम है, जो एचआर हर रोज़ कर रहा होता है। तो इसलिए अब हम यहाँ से सबसे पहले आसान काम कर लेते हैं। क्या कि जब सबसे पहले तो ये कि जब इसके ऊपर आइकन आए तो ये क्या हो जाए, हमारे पास क्या हो जाना चाहिए भाई? कर्सर पॉइंटर, ताकि जैसे ही आइकन आए तो हमारे पास इसका जो है ना ये हैंड बना हुआ आ जाए। तो आपने ये यहाँ पर भी लगा दिया और यहाँ जाकर भी सेट कर दिया, स्टाइल कर्सर पॉइंट या हैंड। और कौन से होते हैं भाई कर्सर? नहीं प्रोग्रेस तो यार फिर लोडिंग होगा ना मेरे ख्याल में। तो ये तो वो बेचारा लोडिंग पे चला जाएगा। लोडिंग नहीं, इसकी जगह हम यही लगाते हैं पॉइंटर या हैंड। हैंड है भी या नहीं है? हैंड है ही नहीं, हैंड ही तो पॉइंटर है, ऐसी है ना। सही है। तो ये दोनों के ऊपर हमारा कर्सर चेंज हो गया। अब हम क्या करते हैं कि भाई जैसे एडिट के ऊपर डिलीट के ऊपर क्लिक हो तो वो एलिमेंट डिलीट हो जाना चाहिए। तो इसके लिए हमें पता है एक फंक्शन बनाते हैं कॉन्स्ट डिलीट आइटम। डिलीट आइटम का आपने एक फंक्शन बना लिया और इसके अंदर सबसे मेन काम क्या, अब बताएं हम इसको रिमूव कैसे करेंगे? कौन सा मेथड ऐसा है जो हमारी हेल्प करेगा? एरे का कौन सा मेथड है जो हमें डिलीट में हेल्प करेगा? पॉप
और कोई भाई? फिल्टर, ये भी अच्छा है भाई। और कोई? कुछ ना कुछ तो बताएं यार। डॉट रिमूव, सही हम साथ में कहीं पर वो तो नहीं पढ़ रहे, डॉट तो नहीं पढ़ रहे, ये डॉट में यूज होता है डॉट रिमूव। अच्छा और कोई? और कोई? लेकिन बताया तो है ना भाई। रियान आप बताओ एक ना एक फंक्शन का नाम, एरे का मेथड का नाम। फिल्टर करेगा भाई। और कोई? और कोई? बहुत इजी है यार। यस चैंपियन लोग बताएं, आगे वाले बताएं क्या यूज़ करना चाहिए भैया। फिल्टर, अच्छा फिल्टर हमने बताया। अच्छा अच्छा, सबसे आसान एक चीज़ यार, स्प्लाइस। इंडेक्स लेके आएगा। फिल्टर में क्या मसला है, आपके पास लॉजिक थोड़ी लंबी हो जाएगी। क्या कि वो वैल्यू लेके आओगे, फिर उस वैल्यू से मैच करोगे, उस वैल्यू पे है तो उसको रिमूव मार दो। तो इस पर क्या है कि अगर 100 एलिमेंट होंगे तो वो 100 बार चलेगा। मतलब 100 एलिमेंट्स हैं तो 100 बार वो चेक करेगा कि इस फिल्टर इसकी वैल्यू ये तो नहीं है। जब 1000 होंगे तो 1000 टाइम चलेगा। तो हम क्योंकि रिएक्ट के प्रोग्रामर हैं और हमारी वेबसाइट हम बोलते हैं कि बहुत तेज़ चलेगी। तो तेज़ तभी चलेगी जब कोई आसान से मेथड यूज़ करेंगे। पॉप हर टाइम लास्ट ही रिमूव करेगा। अच्छा डॉट रिमूव को चेक करते हैं। मुझे लगता नहीं है कि रिमूव है, लेकिन अगर सुहेल भाई ने बोला है तो इसका मतलब होगा। चलो भाई इसको चेक करते हैं। एरे डॉट रिमूव नहीं यार, रिवर्स है, रिड्यूस है, रिमूव नहीं है। अच्छा उसके बाद हमारे पास आ गया उसका स्प्लाइस। स्प्लाइस पे हम क्या पास करते हैं? इंडेक्स नंबर। उसके बाद स्प्लाइस 2 काम करता है, ऐसे ही है ना भाई? 2 काम करता है, एक काम करता है? 2। कौन कौन से? डिलीट भी करता है और अपडेट भी करता है। तो आपके पास स्प्लाइस का जो है मेथड, इसमें होता है कि भाई स्टार्टिंग इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट करना है, कितने आइटम काउंट लगाने हैं, कितने डिलीट करने हैं, और नई वैल्यू क्या होगी। उनको डिलीट करने के बाद नई वैल्यू क्या होगी। अभी हमें क्या है, सिर्फ डिलीट करना है, ऐसे ही है भाई। तो हम सिर्फ ये 2 चीज़ें यूज़ करेंगे। अब इसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इंडेक्स कौन सी है, स्टार्टिंग इंडेक्स कौन सी है। तो हम जब इस डिलीट के ऊपर क्लिक करेंगे, इस डिलीट के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक इंडेक्स आ रही है। क्या आ रही है? इंडेक्स। तो हम ये इंडेक्स पास करवा देंगे। हम इसको बोलेंगे भाई ऑन क्लिक में जाओ और एरो के फंक्शन में डिलीट आइटम, और इसमें आप इंडेक्स लेके चले जाओ। क्या लेके चले जाओ? इंडेक्स। यहाँ पे आए, यहाँ पे आपने बोला इंडेक्स। उसके बाद आपने बोला जब इंडेक्स जो हम लेके आए हैं, सेट आइटम डॉट स्प्लाइस कर दो। स्टार्टिंग इंडेक्स एक एलिमेंट रिमूव कर दो। सेट आइटम नहीं, सिर्फ आइटम। और उसके बाद सेट आइटम में दोबारा से वही आइटम डाल दो। ये तो कुछ भी नहीं हो रहा भैया। यहाँ जाके चेक करते हैं console.log के फंक्शन चलता भी है या नहीं। अच्छा डिलीट हो रहा है, लेकिन वो अच्छा ये देखें, डिलीट तो वो कर जाता है। ये आप देख रहे हो, मैंने 3 पे क्लिक किया ना, अब मैं जब इस पर क्लिक करूँगा वो देख रहे हो, लेकिन क्या हो रहा है कि डेटा रन टाइम पे चेंज नहीं हो रहा। अब रन, लेकिन ये क्या, तो मैंने डिलीट उसको किया था, डिलीट ये हो गया test2। हमने बोला
इंडेक्स पहले चेक करते हैं इंडेक्स में आता क्या है। कंसोल डॉट लॉग एक को डिलीट किया, दोनों हो गए। टेस्ट 2 हमने यहाँ पे 0 1 2 पे क्लिक किया। अच्छा वो सिर्फ सेट ही इसको कर रहा है। अच्छा वो जो रिमूव एलिमेंट रिमूव हो रहा है ना, उसी को वो सेट कर रहा है। तो आपने बोला भाई आइटम के अंदर ये डाल दो और फिर जाके आइटम सेट कराओ। नहीं भाई कुछ मिस्टेक हम कर रहे हैं। आइटम क्या देंगे? आइटम डॉट स्प्लाइस लगा दिया हमने। सेट आइटम में दो बार से आइटम डाल दूं या स्प्लाइस करके आइटम डालूं? हाँ अब सही है भाई। टेस्ट 1 टेस्ट 2 टेस्ट 3। अब देखते हैं भाई टेस्ट 2 को रिमूव कर रहे हैं। सही है भाई, सेट है। तो डिलीट का काम तो हो गया। अब अच्छा सही है भाई, टाइम हो गया। अब आपको क्या करना है, इसके अंदर कोशिश करनी है, कोशिश करना है इसमें क्या काम करके आना है, एडिट का। पर एडिट में क्या होना चाहिए एक चीज़ कि एडिट पे जब मैं इस पर क्लिक करूं तो भाई ये फील्ड, ये वाली पूरी फील्ड ही हट जानी चाहिए, कोई यूज़र नया डेटा डाल ना सके। जिस पे क्लिक किया है वो इनपुट फील्ड बन जाए। वो क्या बन जाए, इनपुट फील्ड। ये दोनों आइकन भी हट जाए, इनकी जगह अपडेट का आइकन आ जाए। सही है भाई, हो जाएगा ये। ट्राई करना है लाजमी। चल यहाँ तक तो हमें लाजमी करके शेयर करना है। इसको हर एक ने व्हाट्सएप के ग्रुप पे शेयर करना है भैया। हो गया, शेयर भी कर दिया, गुड यार। बाकी लोग भी लाजमी इसको करेंगे। ठीक है भाई, तो इंशाल्लाह ये कोड और वीडियो में अपलोड कर दूंगा। कोशिश करनी ये काम रिएक्ट आइकन एक मेन काम था आज का जो हमने यूज़ किया, और आइकन यूज़ करना हमें आने चाहिए। दूसरा काम एरे के साथ मैनिपुलेट कैसे कर सकते हैं, एरे का डेटा शो कैसे करा सकते हैं, वो भी यूज़ किया। और तीसरा इनपुट के ऊपर डेटा कैसे सेट या चेंज करा जाता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इससे आगे करते हैं। वो लास्ट वाला आएगा, सबसे लास्ट वाला। मतलब जब आपने यहाँ पे डिलीट किया ना, ये आप देख रहे हो आइटम डॉट स्प्लाइस इंडेक्स कोमा 1 सेट आइटम में आपने स्क्वायर ब्रैकेट में एरे में डाला है ताकि पिछला डेटा। जी जी, वीडियो अपलोड कर दिए भैया, पार्ट 1 नहीं हुआ। अच्छा यार, मैं अभी कर दूंगा। कीबोर्ड अच्छा, हाँ यार, जी जी, हाँ लग रहा है मुझे। क्या बात है भाई, क्या बात है, गुड, सुपर। डिलीट हो रहा है, सही हो रहा है, गुड। एडिट हो रहा है, एडिट करते वक्त वेरी गुड गुड। अब बस क्या करना है, ओनली इसको हटा दो। मतलब ऐड वाला ना यूज़र नहीं, बताता हूँ क्या होगा कि जब मैं अपडेट कर रहा हूँ ना, तो ये ना हो कि मैं यहाँ पर भी लिख पाऊँ। यूज़र को रोकना है ना कि वो भी तो अपडेट हुआ पड़ा है। मतलब अब मैं यहाँ पर भी लिख रहा हूँ और यहाँ पर भी लिख रहा हूँ। तो आप क्या करो, ये या तो ये बटन सिर्फ हाइड करा दो। मतलब हाँ, इस बटन को डिसेबल कर दो, बाकी सेट है। जब मतलब काम कंप्लीट कर लिया हमने, मतलब नमाज पढ़ लिया, तो इसको मैंने डिलीट कर दिया। सही थे, क्लिक, गुड, क्या बात है, गुड, अच्छी बात है यार, ये बहुत अच्छा बना है, गुड।
एक मिनट यहाँ पे होगा .exe। जी रखे भैया। हाँ क्या मसला आ रहा है, दोबारा एरर आ गया। अच्छा यार ये तो जो मसला दे रहा है ना, ये इंटरनेट का दे रहा है। अगेन से हम चेक करा लेते हैं। यार ये क्यों नहीं बन रहा क्लियर ट्रैक टैब? नेट कौन सा चला रहे हो यार? जुबैर का चलाओ। अब हो जाएगा इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। इसको भले यहीं पर रख लें भले। ओके जी। अच्छा इसके अंदर हमारे पास क्यों नहीं हो रहा भैया? इसके अंदर हम आ जाएंगे नोट जस्ट इंक्लूड। एक मिनट मेरे पास कौन सा वर्जन चल रहा है? नहीं वो तो रेक का ना, मैं इसका नोट जेस का। हुआ या नहीं हुआ?